नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 गिल्लू। हम सभी को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। प्रस्तुत कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। इस कहानी में जीव और मानव के प्रेम का सौंदर्य चित्रण किया गया है। एक छोटा जीव गिलहरी और लेखक का उसके प्रति प्रेम, उसका व्यवहार तथा उपकार, इन सभी गुणों की अनुभूति इस कहानी में होती है। हम सभी को पशु पक्षी के प्रति प्रेम और दया, इन सब की भावना रखनी चाहिए। यह कहानी जो हम आगे पढ़ेंगे, ये महादेवी वर्मा ने लिखी है और यह कहानी लेखक और एक छोटा जीव गिलहरी के ऊपर है कि कैसे उनके लेखक और उनके साथ जो एक छोटी सी गिलहरी रहती थी, उनके साथ उसका प्रेम, उसका व्यवहार कैसा था, इसी के बारे में इस कहानी में हम पढ़ेंगे। सोनजूही पर आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही इस छोटे जीव का स्मरण हो गया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। सोनजूही क्या है? सोनजूही एक फूल का नाम है। उस पर आज एक पीली कली खिली थी और अचानक ही यह देखकर लेखक को उस छोटे से जीव की याद आ गई। स्मरण मतलब याद आ गया, जो सोनजूही की लता, सोनजूही की जो टहनी थी, उसमें सोनजूही की जो टहनी थी, उसमें छिपकर बैठता था। सघन रितिमा मतलब जो उसका हरा रंग था, उसमें छिपके बैठ जाता था और जैसे ही लेकर उसके पास पहुंचते थे, वह उसके कंधे पर कूद जाते थे और अचानक से चौंका देती थी। तब मुझे कली की खोज रहती थी, परंतु आज उस लघु प्राण की खोज है। उस वक्त लेखक को कली की खोज रहती थी, जो फूल में से कली खिलती है, उसकी खोज रहती थी, पर आज लेखक को लघु प्राण मतलब उस छोटे सी जीव की खोज है। पर वह तो अब तक सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, परंतु वह जो छोटा सा जीव था, अब इस सोनजूही की जड़ में, सोनजूही की मिट्टी में मिलकर मिल गया होगा, सोनजूही की मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्ण कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और लेखक को लगा कि कौन, ये जो पीली कली आज खिली है, इसी के बहाने मुझे उसकी याद आ गई हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। ये काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। एक दिन जब लेखक सुबह उठा और उसने देखा कि बरामदे में दो कौवे हैं, जो एक गमला उनके बरामदे में रखा हुआ था। वह दो कौवे गमले के चारों ओर कुछ खेल खेल रहे थे। यह काकभुशुंडी का मतलब है यहाँ पे कौवे का ही लेखक ने जिक्र करा है, उनको ही काकभुशुंडी कहा गया है। लेखक ने कहा ये कौवे भी विचित्र पक्षी हैं, इनको कोई आदर नहीं करता, इनको सब अपमानित ही करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। लेखक ने यहाँ पर श्राद्ध के बारे में जिक्र किया है। जब श्राद्धों में हम पूर्वज कहते हैं कि श्राद्धों में जब हमें अपने पूर्वज को अ, हमारे पूर्वज आते हैं हमारे पास खाना खाने, तो लेखक कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौवे के रूप में ही हमारे पास आते हैं। ना तो वह गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना ही मोर के रूप में, ना हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष मतलब श्राद्धों में वह कौवे बनकर ही हमारे पास आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दोस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि जब दूर से कोई हमारे रिश्तेदार आने हों, तब भी कौवे ही हमें अपनी आवाज में, कर्कश मतलब अपनी जो बेसुरी आवाज है, उस आवाज में हमें संदेश देते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और दूसरी ओर हम ये भी मानते हैं कि कौवा जो काव काव करता है, वह शुभ नहीं होता। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई।
अब काकपुराण लेखक ने क्यों कहा है? क्योंकि वह कौवे के बारे में बात कर रहा था। जब लेखक कौवों के बारे में बात कर रहा था, तब अचानक से बाधा मतलब एक रुकावट आ गई। उन्होंने देखा गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव था, एक छोटा सा पशु था। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो कि घोंसले से गिर गया था और कौवे जो थे वह गमले के पास जो मंडरा रहे थे वह उसको ही खाना जा रहे थे। काकदब्बे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। जो कौवे थे उसे दो बार चोंच मार चुके थे, इसलिए वह बिल्कुल बेसुध सा गमले के पास पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोट का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सबने कहा कि क्योंकि कौवे ने इसको चोट मार दी है तो अब ये नहीं बच सकता, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दो। परंतु मन नहीं माना। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। परंतु लेखिका का मन नहीं माना और वह धीरे से उठाकर उसे कमरे में ले आई और रुई से उसका जो खून निकल रहा था उसे पोंछा और पेंसिलिन एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है उसे लगाया। उसके मलहम पर उसकी चोट पर लगा दिया। रूई की बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, परंतु मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर टपक गई। लेखिका ने रूई की बत्ती को दूध में भिगोया ताकि बूंद बूंद करके उसके मुंह में कुछ दूध डाल सके, पर गिलहरी अपना मुंह नहीं खोल सकी और बूंद इधर उधर गिर गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में बूंद पानी टपकाया जा सका। कुछ घंटों के उपचार कुछ घंटों तक लेखिका उन्हें उसे चिकित्सा प्रदान करती रही और उसके बाद सिर्फ एक बूंद पानी उसके मुंह में गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीली कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और तीसरे दिन तक वह गिलहरी का बच्चा इतना स्वस्थ हो गया था कि उसके लेखिका की उंगली को मैं अपने दोनों नन्हे हाथों से पकड़ता और दोनों नन्हे पंजों से पकड़ता और उनकी जो आंखें थी वो नीले कंचे जैसी थी, नीले कांच के मोतियों जैसी थी और उन आंखों से वह इधर उधर देखने लगता। 3-4 मास में स्निग्ध रोए, धब्बेदार दूध और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी और 3-4 महीने में ही वह इतना बड़ा हो गया था कि उसकी शरीर पर रोए आ गए थे, बाल आ गए थे, पूंछ उसकी झब्बेदार मतलब बहुत सारे बालों वाली उसकी पूंछ हो गई थी और आंखें चमकीली हो गई थी। चंचल चमकीली मतलब शरारती और चमकीली आंखें हो गई थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। यहाँ पर लेखक ने कहा है जातिवाचक, जैसे सभी गिलहरियों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं गिलहरी, पर यदि किसी गिलहरी का हम नाम रख दें तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ऐसे ही इसलिए लेखक ने कहा है कि हमने उसकी जातिवाचक मतलब हम उसे गिलहरी नहीं कहते थे और हमने उसको नाम दे दिया था गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। लेखिका ने एक जो फूल रखने की उनकी एक छोटी सी टोकरी थी उसमें रुई बिछाई और उसे तार से खिड़की पर लटका दी और वहां पर गिल्लू 2 साल रहता रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। वो गिल्लू इतना शैतान था कि वह उस टोकरी को अपने आप हिलाता और फिर उसमें जाकर बैठ जाता और अपनी कांच जैसी आंखों से कमरे के अंदर और बाहर पता नहीं क्या-क्या देखता रहता था और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। परंतु वह इतना समझदार था और जैसे वो कार्य करता था तो सबको हैरानी होती थी। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती।
जब भी लेखिका अपना कुछ काम करने के लिए बैठती थी, लेख लिखने के लिए बैठती थी, तो गिल्लू अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह क्या करता था? वह उनके पैर तक आता, फिर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उतरता। यह तब तक करता रहता जब तक लेखिका उन्हें गिल्लू को पकड़ने के लिए ना दौड़ती। कभी भी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगार लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी जो लेखिका थी गिल्लू को लंबे लिफाफे में ऐसे बंद कर देती थी कि जो गिल्लू के आगे के दो पंजे और सिर्फ उसका सर ये ही दिखता और बाकी का जो उसका छोटा सा शरीर था वह लिफाफे के अंदर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। और इस स्थिति में इस जब जब वह लेखिका उन्हें लिफाफे में बंद कर देती थी, तब वह घंटों मेज पर ऐसे ही दीवार के सहारे रहता और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका को काम करते हुए देखता रहता। भूख लगने पर चिप-चिप करके मानो वह मुझे सूखा देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाली पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। जब गिलहरी को गिल्लू को भूख लगती थी, वह चिक-चिक की आवाज निकालता और लेखिका को बताता कि उसे भूख लगी है। फिर लेखिका उसे काजू या बिस्कुट देती तो वह अपने दोनों पंजों से उसे पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे-धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। फिर गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। बसंत जब नए-नए फूल खिलते हैं। नीम और चमेली की खुशबू लेखिका के कमरे में फैलने लगी और बाहर से जो गिलहरियां थी वो भी खिड़की की जाली के पास आकर आवाज करने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने घर से बाहर जाते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पली कुत्ती बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। बिल्लू को गिल्ली जाली के पास बैठकर बाहर देखता तो लेखिका को लगा कि उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो लेखिका ने जाली में से कीड़े निकाल दिए और वहां से एक रास्ता बना दिया जिससे गिल्लू बाहर जा सकता था। और गिल्लू इतना छोटा था कि जो लेखिका के घर में कुत्ते और बिल्ली पल रहे थे वह गिल्लू का कभी भी शिकार कर सकते थे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। क्योंकि लेखिका को काम से बाहर जाना पड़ता था, तो उनका कमरा बंद ही रहता था। जैसे ही कॉलेज से लौटकर लेखिका ने कमरा खोला, तो देखा उन्होंने कि गिल्लू अपनी जाली वाले दरवाजे से, जो जाली में उन्होंने रास्ता बनाया था, उस दरवाजे से अंदर आया और लेखिका के पास पैरों से उनके सर पर चढ़ जाता और फिर सर से पैर दौड़ लगाने लगा। तब से मेरे नृत्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे पकाने की इच्छा में ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। अब ये रोज का क्रम हो गया था। लेखिका जब सुबह कॉलेज के लिए जाती थी तो गिल्लू भी खिड़की की जाली से बाहर निकल जाता, अपने दोस्तों दूसरी गिलहरियों के साथ खेलता और जब लेखिका 4 बजे वापस आती तो गिल्लू उनके साथ साथ आ जाता और अपनी टोकरी में रहता। फिर गिल्लू ने लेखिका के साथ वह छुपने का खेल खेलने लगा ताकि वह लेखिका को चौंका सके। जैसे वो कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के पीछे छुप जाता था या फिर सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत ना हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, परंतु कोई भी ऐसा नहीं था जो लेखिका के साथ उनकी थाली में बैठकर
लेखिका के साथ उनकी थाली में से खाना खा लेता। गिल्लू इसमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाना खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। पर गिल्लू इन सब में सबसे ज्यादा शरारती था और लेखिका जैसे ही खाना खाने बैठती, वह लेखिका के साथ खाना खाने बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक-एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। पहले वह क्या करता था, पहले लेखिका की थाली में बैठ जाता था। लेखिका ने धीरे-धीरे उसे थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू उनके पास बैठकर एक-एक दाना चावल का उठाता और बहुत सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू गिल्लू को खाना बहुत पसंद था और बहुत दिनों तक जब उसे काजू नहीं मिलता था, तो वह दूसरी चीजें भी खाना बंद कर देता था या फिर उसे टोकरी से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मेरी मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कुछ दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में बैठ जाता। कुछ समय बाद लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उस दौरान जो भी कमरे में आता, तो गिल्लू सोचता लेखिका आई है, तो वह उतनी ही तेजी से आता, पर जब देखता कि कोई और है, वह वापस से अपने झूले में चला जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य पदार्थ कितना कम खाता रहा। सब उसे काजू भी देते थे, परंतु जब अस्पताल से लौटने के बाद लेखिका ने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे हुए थे। तो इससे पता चलता है कि जब लेखिका नहीं थी, तो गिल्लू का अपना जो उसका फेवरेट जो प्रिय खाना था, वो भी उसे नहीं पसंद था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे-नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले-हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। जब लेखिका बीमार थी, अस्वस्थता मतलब बीमार रहना। जब लेखिका बीमार थी, तो गिल्लू उनके तकिए के पास बैठ जाता, उनके सर के पास तकिए पर बैठ जाता और अपने नन्हे-नन्हे पंजों से उनके सर और बालों को सहलाता। तो लेखिका को ऐसा लगता था जैसे कोई नर्स उनका ध्यान रख रही हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी, तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और उस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती थी, तो गिल्लू बाहर भी नहीं जाता था और झूले में भी नहीं बैठता था। वह लेखिका के पास ही रहता था और गर्मी से बचने के लिए लेखिका के पास एक सुराही रखी थी, वह उसकी ठंडक में लेटा रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू का जीवन गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अन्न की यातना में भी वह अपने इस झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उँगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। जो गिलहरियों का जीवन है, वो बहुत छोटा होता है। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता और इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अब अंत होने वाला था। जिस रात गिल्लू मरने वाला था, तो उस दिन उसको यातना का मतलब होता है सज़ा। उसको एक तरीके से इतनी कठिनाई महसूस हो रही थी कि वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के पास गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उँगली पकड़कर उनके हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। गिल्लू ने लेखिका की वही उँगली पकड़ी थी जो शुरुआत में जब वह कौवे की चोट से घायल हुआ था, तब उसने पकड़ी थी। पंजी इतनी ठंडी थी कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। गिल्लू के जो पंजे थे वह इतने ठंडे थे कि लेखिका ने एकदम जागकर हीटर जलाया ताकि वह उसे थोड़ी सी गर्मी दे सके, परंतु सुबह होते होते सुबह की पहली किरण के साथ ही गिल्लू किसी और दुनिया में पहुंच गया था। उसका ढोलक उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है।
परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। अब गिल्लू का झूला भी उतार के रख दिया था और खिड़की की जाली भी बंद कर दी थी, पर नई-नई गिलहरियां वहां पर कूदफान करती रहती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिला छोटे छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। सोनजूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी गई थी, क्योंकि उसे वह दिन बहुत वह जो पेड़ था वह उसे बहुत पसंद था। और इसलिए भी क्योंकि लेखिका को ये तसल्ली थी कि किसी भी वसंत के दिन जो छोटे-छोटे पीले फूल खिलते हैं, उसमें गिल्लू की उसे याद आएगी। उसका विश्वास उनका ये विश्वास था जो सैटिस्फैक्शन देता था, संतोष देता था। पाठ के शब्दार्थ अनायास मतलब अचानक, अनुभूति एहसास, व्यवहार आचरण, बाधा समस्या, मुक्ति आजार, अवधि समय। गुण मतलब विशेषता, काकभुशुंडी कौवा, विवेचन व्याख्या, आहार खाना और भोजन, आवश्यक जरूरी, यातना सजा। अभ्यास पढ़ने का कौशल, सहानुभूति, सौंदर्य, व्यवहार, हरितिमा, लघु प्राण, उपचार, चमकीली, कार्यकलाप, झुंड, फूलदान, अपवाद और अवधि। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यह काक भुशुंडी भी यह खाक भुशुंडी भी विचित्र प्राणी है। यहाँ लेखिका ने काक भुशुंडी किस पक्षी को कहा है? लेखिका ने काक भुशुंडी कौवे को कहा है। लेखिका ने गमले के निकट किस छोटे से जीव को देखा? गिलहरी के बच्चे को देखा था। लेखिका गिलहरी के बच्चे को कमरे में ले आई। लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को क्या नाम दिया था? गिल्लू। गिल्लू कितने वर्ष तक लेखिका के घर में रहा? गिल्लू 2 वर्ष तक लेखिका के घर में रहा। लेखिका ने बाहर जाने पर गिल्लू किसके झुंड का नेता बन डाल पर उछलता कूदता रहता? लेखिका के बाहर जाने पर गिलहरियों के झुंड का गिल्लू नेता बन जाता। निम्नलिखित वाक्य के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। गिल्लू कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा है, यह वाक्य सत्य है। गिल्लू बिल्ली के बच्चे की कहानी है, यह गलत है। गिल्लू गिलहरी के बच्चे की कहानी है। लेखिका ने गमले के निकट एक गिलहरी के बच्चे को मरणासन स्थिति में देखा। मरणासन मतलब मरने वाली स्थिति में देखा। यह वाक्य सही है। लेखिका ने गिलहरी के बच्चे की मरहम पट्टी की। यह वाक्य भी सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश पर आज एक पीली कली लगी है। किस पेड़ पर पीली कली लगी थी? सोनजूही पर। हमारे बेचारे पुरखे ना डैश के रूप में आ सकते हैं ना ही डैश के रूप में, मतलब हमारे बेचारे जो पुरखे हैं, पुरख पूर्वज हैं, ना तो वह गरुड़ के रूप में आ सकते हैं ना ही मोर के। डैश की चोटों के घाव डैश के लिए बहुत थे। कौवे की यहाँ पे 2 कौवों की बात की गई है, तो हम लिखेंगे कौवे की चोंचों के 2 घाव उस छोटे से जीव के लिए। छोटे से जीव के लिए उन्होंने यहाँ एक शब्द यूज करा है, वह है प्राण। लघु प्राण मतलब छोटा सा जीव। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। भूख लगने पर डैश करके मानो मुझे सूचना देता। भूख लगने पर गिल्लू क्या करता था? चिक चिक की आवाज निकालता था। प्रश्न नंबर 4 सोचिए और लिखिए। गमले के पीछे कौन था? उसकी क्या स्थिति थी? गमले के पीछे एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो कि घोंसले से गिर गया था और उसकी स्थिति मरणासन थी। सबने क्या कहा? सबने कहा कि
ये गिलहरी का बच्चा अब नहीं बच सकता क्योंकि कौवे ने उसको घाव पहुंचा दिए हैं, इसलिए इसे इसी हालत पर छोड़ दो। लेखिका ने गिल्लू की जान किस प्रकार बचाई? लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में ले गई और उसकी घाव पर मरहम लगाया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उन्होंने गिल्लू को दूध पिलाने के लिए रुई की बाती बनाई, पर वह दूध की बूंद उसके मुंह में ना जा सकी। फिर उन्होंने उपचार के बाद एक बूंद पानी गिल्लू के मुंह में जा सका और 3 दिन बाद गिल्लू स्वस्थ हो गया। गिल्लू अपनी तरफ ध्यान कैसे आकर्षित करता था? गिल्लू लेखिका के पैर के पास आकर उनके सर तक चढ़ जाता था और फिर वापस उतरता था। वह ये क्रम दोहराता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना दौड़ती। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।